नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल युवा के दर्द में। साथियों, आज सुबह सुबह मैं हमारे बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा, या फिर कहिए कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया था और मीडिया वालों के सामने बड़ी खुशी से पीठ थपथपाते हुए अपने छाती को ऊंचा करते हुए कह रहे थे कि बिहार राज्य में हम लोग जो है हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, औद्योगिकरण जिसको बोलते हैं। और बड़ी उनको कहते हुए ये मतलब अपने छाती को ऊंचा कर रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बाहर की कंपनियां जो है बिहार में निवेश करना चाहती है, यानी इन्वेस्ट करना चाहती है। मैं बाहर के कंपनियों का स्वागत करता हूं कि वो बिहार में औद्योगिकरण के लिए अपना इन्वेस्ट करे, बिल्कुल इन्वेस्ट करे। ऐसे में इससे क्या होगा कि बिहार का भविष्य उज्जवल होगा, बिल्कुल होगा, और हमारे बिहार में रोजगार का सृजन भी होगा। लेकिन ये जो बात तेजस्वी जी ने कहा कि जो लोग बिहार के बाहर जा करके और किसी कंपनी में, किसी कारखाने में मजदूर का काम किया करते थे, वो लोग अब बिहार में मालिक बन के रहेंगे। तो मैं तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप उन लोगों को 1 या 1.5 लाख की सैलरी देंगे? क्या आप उन लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बदल देंगे? किस प्रकार से मालिक आप कह रहे हैं कि वो मालिक बने हुए हैं? चाहे वो बिहार के बाहर और चाहे वो बिहार के अंदर होंगे तो मजदूर ही ना। आप उनको मालिक किस तरीके से बना सकते हैं? मालिक वो नहीं हो सकते हैं। मालिक वो तब होंगे जब उनका आप आर्थिक शोषण बंद कर दे, जब उनको शिक्षा दे, जब उनको आप बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा दे, तब ना एक अच्छा जो है स्टैंडर्ड लाइफ जी पाएंगे। ऐसा तो कुछ बिहार में अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और जहां तक आप मालिक बनाने की बात कह रहे हैं, तो कोई इंसान मालिक कब बनेगा? देखिए, आप अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हो तेजस्वी जी, तो आप समझिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है। आप युवाओं से पूछिए, आप पढ़े लिखे लोगों से पूछिए, अभ्यर्थियों से पूछिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में किस प्रकार के लोगों की जरूरत होती है। मैं मानता हूँ जहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है या कोई इंडस्ट्री लगती है, तो वहाँ लोगों की ज़रूरत होती है। 2 तरह की लोगों की ज़रूरत होती है। एक तो वो लोग होते हैं जो स्किल्ड होते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं। तो ठीक है, आप तो अनस्किल्ड लोगों को बिहार में बहाल कर लेंगे, इंडस्ट्री में लगा लेंगे, लेकिन क्या स्किल्ड लोगों के बिना इंडस्ट्री कोई चलेगी? क्या पढ़े लिखे लोगों के बिना इंडस्ट्री चलेगी? क्या पढ़े लिखे लोगों के बिना कोई इंडस्ट्री का डेवलपमेंट यानी विकास हो पाएगा? इसका जवाब थोड़ा दे दीजिए तेजस्वी जी। आप जब बिहार के एजुकेशन लेवल को इस स्तर से गिरा देंगे कि जहां बिहार के बच्चे पढ़े लिखे ही ना हो, तो उस इंडस्ट्री में कहां से लोग मंगाएंगे? कौन से लोग आएंगे जो उस इंडस्ट्री में कंप्यूटर चलाने का काम करे, जो इस इंडस्ट्री में इंग्लिश बोलने का काम करे, जो उस इंडस्ट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम करे? कहां से लोग लाएंगे? क्या बिहार में आप बच्चों को, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं बिहार के सरकारी विद्यालयों में, चाहे प्राइमरी हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, क्या उन विद्यालयों में आप उस बच्चे को अच्छी अंग्रेजी की शिक्षा दे रहे हैं? कंप्यूटर की शिक्षा उन बच्चों को दे रहे हैं? क्या आप उन बच्चों को साइंस की शिक्षा, एजुकेशन दे रहे हैं? साइंस लेबोरेटरी में उनको लैब में ले जा करके उनको एजुकेशन दे रहे हैं? उनका प्रैक्टिकल करा रहे हैं? क्या जनरल नॉलेज की कक्षाएं चल रही हैं बिहार में? कुछ नहीं है तेजस्वी जी। तो थोड़ा धरती पे आकर के, जमीन पे रह करके बात करिए। पहले किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए वेल डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। तो क्या बिहार जैसे राज्य में वेल डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स आपने क्रिएट किया? नहीं किया। क्या आपने ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रांग किया? नहीं किया। अब ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रांग कैसे होगा? तो आप हमसे पूछिए, आप
अभ्यर्थियों से पूछिए कि ह्यूमन रिसोर्स किसी इंडस्ट्री के लिए कैसे डेवलप होगा, तो उसके लिए वेल एजुकेटेड लोग चाहिए, वेल स्किल्ड लोग चाहिए, उनका हेल्थ बढ़िया होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वेल डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स के रूप में होनी चाहिए, तब कोई इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा। तो आप आइएगा उड़ते उड़ते, इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, बोलिएगा कि हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो जनता मूर्ख नहीं है। पहले के लोग और अब के लोग में, पहले के लोग भी समझदार होते थे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो समझदार नहीं होते थे, लेकिन आज के डेट में युवा जो है थोड़ा अधिक जो है अवेयर हो गया है इन चीज़ों के बारे में। तो पहले आप बिहार के स्कूलों की स्थिति बढ़िया करिए, उन स्कूलों में शिक्षक को रखिए ताकि बच्चे पढ़े, बच्चों को सब्जेक्टली जो है हर चीज़ का जो है नॉलेज हो, हर विषय का हर सब्जेक्ट का टीचर होना चाहिए स्कूल में। तब तो जाकर के बच्चे जो है वेल एजुकेटेड होंगे। तो उस इंडस्ट्री में, जो बिहार में इंडस्ट्री आप लाने की बात कह रहे हैं, तो ये बिहार के बच्चे उसी इंडस्ट्री में काम करेंगे पढ़ लिख करके, और आगे जा करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे, बिहार का रोशन करेंगे नाम। तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे आपकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि बिहार के सभी स्कूलों में, चाहे प्राइमरी हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, सभी विद्यालयों में एक उचित रेशियो में, जितना रेशियो को क्लैरिफाई किया गया है उतने रेशियो में आप शिक्षक को रखें। शिक्षक को अपॉइंट करना, टीचर्स को अपॉइंट करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट एजुकेशन नथिंग इज पॉसिबल anywhere in the world. You have to think this thing. Education is the backbone of the development of any society. You should think this thing. तेजस्वी जी, हवा में उड़ना और हवा में बातें करना बहुत आसान है, लेकिन धरातल से थोड़ा सोच करके देखिए, क्या आपने बिहार के ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया? नहीं किया। तो बिना ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू थिंक अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन विदाउट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन बिहार? तेजस्वी जी, सोचिए, इस बात पे आपको सोचना पड़ेगा। पहले आपको बिहार के तमाम स्कूलों में उचित रेशियो में टीचर्स को अपॉइंट करिए। सी टेट, बी टेट, एस टेट पास जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी है उनको जल्द से जल्द स्कूल पहुंचाइए, उनको जल्द से जल्द नियोजन उनका करवाइए, नियमावली लाइए, तब जाकर के बिहार के डेवलपमेंट के बारे में बात करिएगा। अदरवाइज ये झूठा जो ढकोसला है जनता के बीच में ना लाइए कि आपके लिए हम रोजगार ला रहे हैं। और सबसे पहली बात कि अगर कोई रोजगार ला रहे हैं तो उसका जो है आपकी क्या स्कीम है, उस स्कीम को जनता के सामने लाइए। ऐसे ही केवल ला करके मीडिया बाइट में बोल देना ये आसान है आपके लिए, लेकिन जनता आपके बातों को समझ रही है कि आप जो चुनाव आ रहा है उस चुनाव के लिए एक नया जो है प्रोपोगेंडा रच रहे हैं। और शिक्षक बहाली को आप राजनीति से जोड़ करके रखे हैं, तभी तो आज जो है, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था साथियों, तो बड़ी बड़ी बातें जो है पेपर में छप के आ रही थी, और बड़ा जो है इंटरव्यू आ रहा था कि जल्द जो है हम नियोजन करेंगे, जल्द जो है हम नियमावली ला रहेंगे। मैंने पहले बोला था कि ये हम लोग के मांग को दबाने के लिए ये सारी बातें छप के आ रही है। जैसे ही विधानसभा का सत्र खत्म हुआ, सारी बातें ठप, ना कोई नियमावली, ना कोई नियोजन, ना कोई न्यूज, कोई ऐसी बात निकल के नहीं आ रही है। सारे के सारे ये विधायक, सारे के सारे जो ये मंत्री, सारा इनका कान जो है, कान और आंख दोनों बंद करके बैठ गए हैं, और आते हैं औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। क्या ये संभव है? इज इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल विदाउट एजुकेशन? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। साथियों, सोचना होगा कि ये सरकार कितना गुमराह कर रही है, गुमराह करके जनता को वोट लेना चाहती है। तो ऐसे लोगों को, हमारे उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जैसे लोगों को हमें बहिष्कार करना जरूरी है इन लोगों का, क्योंकि ये रोजगार नहीं देंगे। तो अगर रोजगार नहीं देते हैं तो हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी हो रही है, और इनको रास्ता दिखाना होगा। साथियों, अगर आपकी एकजुटता नहीं रहेगी तो ये संभव नहीं है। इन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए हम सभी साथियों को एकजुट रहना पड़ेगा, और जो भी काम करे सभी लोगों से समझ करके, सोच करके, सभी लोगों का जो है क्या बोलते हैं,
एक मतलब मीटिंग कर करके और सभी लोगों का सोच विचार ले करके कोई काम करे तो बेहतर होगा। और जो भी हमारे साथी इस आंदोलन को चाहे हमारे काम को आगे बढ़ा रहे हैं उनका समर्थन करना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो कोई ना कोई आगे बढ़ता है और पीछे सबका जो है समर्थन होना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो ये सरकार ऐसे ही हमें मूर्ख बनाते रहेगी और हम कठपुतली की तरह नाचते रहेंगे। सरकार की यही मंशा है, केवल झूठ मूठ का जो है आकर के मीडिया के सामने कुछ भी बोल देना इन लोगों के लिए बहुत आसान काम हो गया है। साथियों, मिलता हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद दोस्तों।